कृष के हाथों में कांच चुभ गया और उसके हाथ खून से सन गए, लेकिन इन हाथों से ज़्यादा दर्द तो उसे अपने दिल में हो रहा था, जो आसी और रॉकी को इतने करीब देखकर हो रहा था। क्रिस गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरते हुए, तिलमिलाते हुए उस कमरे से जुड़े एक दूसरे कमरे में, जिसमें उसका पंचिंग बैग रखा था, वहां जाकर पंचिंग करने लगा और अपना गुस्सा निकालने लगा। क्रिस अपने हाथों में ग्लव्स पहने बिना ही पंचिंग बैग के ऊपर वार करता जा रहा था। वह लगातार 1 घंटे से पंचिंग कर रहा था, जिसके कारण अब उसके हाथों में जख्म होने लगे थे। इस वक्त वह अपने गुस्से को उस बैग के ऊपर उतार रहा था। कृष की नीली आंखें इस वक्त गुस्से में लाल थीं। रह रहकर उसके दिमाग में रॉकी और आसी की नज़दीकियां आ रही थीं। वह जब भी आराम करने के लिए अपनी आंखों को बंद कर रहा था, आसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा और रॉकी के गले लगे हुए वह सीन उसकी आंखों के आगे किसी फिल्म के रील की तरह चल रहा था। तभी अचानक क्रिश के दिमाग में आसी का लव कन्फेशन आया, जिसे याद करके क्रिश और भी अग्रेसिव होते हुए पंच करते हुए बोला, तुमने मुझसे झूठ कहा था। तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो, तो फिर कैसे तुम रॉकी के करीब जा सकती हो? हाउ डिड यू डू दैट? हाउ डेयर यू गेट क्लोज टू समवन एल्स? हाँ, मुझे खुश होना चाहिए तुम्हें रॉकी के करीब देखकर। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि तुम रॉकी को अपनाओ, पर मैं यह सह नहीं पा रहा। तुम मेरी फायरफ्लाई हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मुझे हर्ट होता है फायरफ्लाई। मैं कैसे तुम्हें किसी और को दे दूँ? मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे बहुत पेन होता है मेरे दिल में, और यह फीलिंग मेरे लिए बहुत पेनफुल है, पर मैं तुम्हें अपना भी नहीं सकता फायरफ्लाई, क्योंकि तुम उसके चेहरे की मुस्कान हो, जिसके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए मैं ज़िंदगी भर रोने के लिए तैयार हूँ। यह फीलिंग मैं खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। अगर मेरे भाई ने मुझसे मेरी जान मांगी होती तो मैं उसे वह भी दे देता, पर उसने मुझसे मेरी मोहब्बत मांगी है और मैं उसे वह भी देने के लिए तैयार हूँ। क्रिश लगातार पागलों की तरह पंचिंग बैग पर वार कर रहा था। उसके हाथों से खून बहने लगा था और चेहरे के साथ साथ पूरी बॉडी पर पसीना था। अचानक क्रिश ने पंचिंग बैग को अपने हाथों से रोक दिया और फिर अपने आप से बोला, काश मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं होता फायरफ्लाई, तो आज मैं खुद को इतना कमज़ोर ना महसूस करता। मुझे पता ही नहीं चला कब तुम मेरे इस पत्थर दिल में बस गई, जो कभी धड़कता ही नहीं था। एक ड्रैगन को एक फायरफ्लाई से मोहब्बत हो गई, जो नामुमकिन है। हम दोनों एक दूसरे के होने के लिए बने ही नहीं हैं। मैं द माफिया ड्रैगन किंग, तुम मेरी कमजोरी नहीं बन सकती। मुझे जल्द से जल्द यह ख़त्म करना होगा, क्योंकि मैं अब इस तकलीफ़ से बाहर निकलना चाहता हूँ। इधर दूसरी तरफ एक पहाड़ की चोटी पर, जिसका माहौल बिल्कुल किसी हिल स्टेशन की तरह था। आसपास चारों तरफ पहाड़ और घने जंगल। उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक खूबसूरत सा कांच का बंगला, जिसमें सुख सुविधाओं और अय्याशी के साधनों की कोई कमी नहीं थी। कांच का एक बड़ा सा नीले रंग का वाटर पूल, आसपास ब्लैक कपड़ों में ब्लैक कमांडो। इस स्विमिंग पूल में एक इंसान हाथों में वाइन का ग्लास लेकर पूल की दीवार से लगकर पानी के अंदर था। उसकी आधी बॉडी पानी के और अंदर और आधी बॉडी बाहर थी, और वह धूप सेक रहा था, आंखों पर चश्मा और जिस पर सिर्फ एक शर्ट। स्विमिंग कॉस्ट्यूम। उसकी उम्र लगभग 55 साल की होगी, लेकिन दिखने में हद से ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव। उस इंसान के पास 2 लड़कियां बड़ी अदाओं के साथ चलते हुए आ रही थीं, जो बहुत ही अट्रैक्टिव थीं। अब लड़कियां पानी में उतरकर उस इंसान के साथ मस्ती करने लगीं। तभी वहां एक सिक्योरिटी जाकर उस इंसान के सामने खड़ा हो गया। अपनी सेक्रेटरी को देखकर उस इंसान ने दोनों लड़कियों को इशारा किया और वह लड़कियां वहां से निकलकर चली गईं। अब वह इंसान पानी से बाहर निकला और अपने बदन पर बाथरोब लपेटते हुए बोला, क्या इन्फॉर्मेशन है? सर, इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। यह उस लड़की की फ़ोटो और डिटेल है। इसके कारण ही हमारे प्रिंस की यह हालत हुई है, पर इसे बचाने वाला कौन था, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अभी यह लड़की भी अंडरग्राउंड है, उसके सेक्रेटरी ने कहा। यह सुनते ही वह इंसान, जिसका नाम विवान खन्ना था,
गुस्से में उसे फोटो को देखने लगा और अचानक ही उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। तो यह है मुसीबत की जड़, मेरे सबसे प्यारे दुश्मन की निशानी। पर मैंने तो उस हादसे में सब खत्म कर दिया था, फिर यह जिंदा कैसे बची? और इसे प्रोटेक्ट करने वाला कौन है? विवान अपने हाथों को हवा में उठाकर उन्हें फैलाकर राक्षसों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, अक्षत जिंदल उर्फ ब्लैक डेविल, मैंने कभी नहीं सोचा था यह कहानी एक बार फिर शुरू होगी। मुझे तो लगा था मैंने उस दिन सबको खत्म कर दिया। अपनी मोहब्बत, अपनी दुश्मनी, अपनी कसम सब मैंने पूरी कर दी थी। लेकिन यह कहानी एक बार फिर शुरू हो रही है और इस बार यह जंग हमारे बच्चों के लिए है। पिछली बार मैं कमज़ोर था, तुमसे फिर भी जीत गया, पर इस बार तो मेरे पास ताकत भी की कोई कमी नहीं है। बहुत मज़ा आएगा अक्षत। इस बार तो तुम भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं हो, लेकिन अगर तुम नहीं हो तो कौन है जो उसे बचा रहा है? फोटो को देखते हुए वैसे मानना पड़ेगा यह बिल्कुल मेरी स्माइली की तरह दिखती है। वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कान और वही भोलापन। तभी कहूँ मेरा बेटा एक लड़की के पीछे दीवाना कैसे हो गया। असली बात तो यह थी, एक बार फिर मासूमियत ने हमारे दिल को लूट लिया। पर इस बार मैं अपने बेटे को वह बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगा जो मैंने की थी। मोहब्बत हमारे हाथों को नहीं बांधेगी, मैं वह मौका आने ही नहीं दूंगा। और इस बार मैं नहीं पिघलूंगा, किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि इस बार वार मेरे प्रिंस पर हुआ है। अब तुम्हारे गुनाहों की कीमत तुम्हारी बेटी भुगतेगी। हा हा, बहुत मज़ा आएगा अक्षत, जब तुम ऊपर से बैठे बैठे अपनी बेटी की बर्बादी देखोगे। आई एम सॉरी स्माइली, पर इस बार नहीं। पिछली बार मोहब्बत ने मेरे हाथ बांध दिए थे, पर इस बार मेरी नफरत तुम्हारी बेटी भुगतेगी। विवान अपने सेक्रेटरी जॉर्ज को ऑर्डर देता है, पता करो कौन इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। वह जो कोई भी है बहुत पावरफुल है। और हाँ, मुझे यह लड़की जिंदा चाहिए, क्योंकि इससे बहुत पुराने हिसाब चुकता करने हैं। वार शुरू हो चुका है। हा हा हा। कॉफ़ी शॉप में इधर कार्तिक अपने कैफ़े में कुछ काम कर रहा था, तभी उसके मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन और फोटो आई, जिसे देखकर कार्तिक के चेहरे के रंग उड़ गए और उस फोटो पर लिखा था नेक्स्ट टारगेट। सुबह का वक्त डेविडसन मिला। आज रसोई महक रही थी, क्योंकि आसी अपने हाथों से खीर बना रही थी। तभी रॉकी, जो इस वक्त डाइनिंग हॉल की तरफ आ रहा था, खुशबू को अपनी सांसों में उतरते हुए रसोई की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो आशी? मैं खीर बना रही हूँ, मैंने वादा किया था ना आप लोगों से, इसलिए आशी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। यह तो बहुत अच्छी बात है। रॉकी कूदकर किचन स्लैब पर आशी के सामने बैठ गया और अपने हाथों में एक एप्पल लेकर उसे खाते हुए बोला, वैसे यह खीर होता क्या है और इसे कैसे बनाते हैं? आशी ने मुस्कुरा कर खीर बनाते हुए रॉकी से कहा, आप सीखना चाहते हैं? आपको कुकिंग आती है? नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वैसे तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, रॉकी ने कहा। जिस पर आशी मुस्कुरा कर बोली, कुकिंग करना अच्छी बात है, हर किसी को अपनी आनी ही चाहिए। खैर, आप लोग बहुत अमीर हो, नहीं भी सीखोगे तो भी चलेगा, पर हम मिडिल क्लास वालों को तो यह सीखना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है आशी, अगर तुम सिखाओगी तो मैं सीख लूँगा। बताओ मुझे कौन सा वेजिटेबल कट करना है? मैं कट कर देता हूँ, रॉकी ने हाथ में चाकू लेकर एक्साइटेड होते हुए पूछा। यह देखकर आशी जोर जोर से हंसते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, इसमें वेजिटेबल नहीं डालने होते, यह एक स्वीट डिश है। रुकिए, बन जाएगा तो आप खाकर देखना और बताना कैसी लगी। तभी क्रिस भी डाइनिंग हॉल में आया और हॉल के ठीक सामने रसोई में उसकी नज़र आशी और रॉकी पर पड़ी, जो हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देखकर एक बार फिर क्रिस के हाथों की नसें तन गईं और मुट्ठियां कस गईं, लेकिन वह फिलहाल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने उन दोनों को इग्नोर करना ही सही समझा, पर यह दिल कमबख्त दिमाग की कहाँ सुनता है। ना चाहते हुए भी क्रिस का ध्यान बार बार आशी के चेहरे की तरफ जा रहा था। आशी ने एक बार भी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। यह बात शायद क्रिस के दिल में सबसे ज़्यादा चुभ रही थी।
तभी कृष्ण ने जोर से दहाड़ते हुए रॉकी को पुकारा, रॉकी, मुझे तुमसे बात करनी है, क्या तुम यहाँ आओगे? रॉकी ने उसे आवाज़ देकर कहा, मैं आता हूँ कृष्ण। फिर रॉकी ने आशी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आशी जल्दी से बना के लेकर आओ, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ, मुझसे अब और वेट नहीं हो रहा है। ऐसा कहकर रॉकी वहाँ से चला गया और कृष्ण के आगे बैठते हुए बोला, तुमने मुझे याद किया कृष्ण, कोई ज़रूरी बात है? हाँ रॉकी, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने इस लड़की को प्रपोज कर दिया है? तुम और कितना वक्त लेने वाले हो? कृष्ण ने पूछा। एक्चुअली कृष्ण, मैंने अभी उससे इस बारे में बात नहीं की है। आई डोंट नो वह क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं पहले उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहता हूँ, वह मेरे बारे में क्या सोचती है यह जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यह रिस्क लूँगा। अगर उसने मुझे डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया तो? रॉकी की बात सुनकर क्रिस अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे भाई हो, वह तुम्हें नाक नहीं कर पाएगी, और वैसे भी वह चाहे या ना चाहे उसे तुम्हारे पास ही रहना होगा, उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। क्रिस डेविडसन के भाई को ना कहने की हिम्मत किसी को नहीं है, चाहे वह कोई भी हो। इन शब्दों को कहते हुए क्रिस के एक्सप्रेशन काफ़ी ठंडे और डार्क थे, लेकिन तभी रॉकी ने अपने चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन लाते हुए कहा, तुम गलत हो क्रिस, मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं चलती, वह कोई सामान नहीं है, मैं उसे प्यार से अपनाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वह भी मुझे अपनी मर्जी से। मुझे उसे पाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले मैं उसे अपने साथ कंफर्टेबल करूंगा, उसके बाद प्रपोज करूंगा। अगर वह मान गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानी तो। यह शब्द सुनते ही क्रिस के कान खड़े हो गए और उसने हैरानी से रॉकी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं मानी तो तुम क्या करोगे? मैं कोशिश करता रहूँगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं या उसके दिल में अपनी जगह ना बना लूं, रॉकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यह सुनते ही ना जाने क्यों क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने एक ठंडी सांस लेते हुए रॉकी से कहा, वेल, तुम्हें जो करना है करो, बट थोड़ा जल्दी करो, मैं जल्द से जल्द इस मामले को ख़त्म करना चाहता हूँ। एक बार तुम दोनों ऑफिशियल रिलेशन स्टार्ट कर लो ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी ले सको और मैं उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी से फ्री हो सकूं। उसे उसके बारे में सब पता चल चुका है और वह उसे ढूंढ रहा है। यह सुनते ही रॉकी परेशान होते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। रॉकी की आंखों में एक उम्मीद थी। कृष्ण ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, डोंट वरी, इसे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। यह सुनते ही रॉकी मुस्कुराकर बोला, तुम जानते हो क्रिस, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, लेकिन मेरे भाई मेरा संसार है। कृष्ण ने कूल एक्सप्रेशन के साथ रॉकी को जवाब दिया। तभी निक भी लिली के साथ डाइनिंग हॉल में आ चुका था और अब निक की सांसों में खीर की खुशबू गई। इस खुशबू को स्मेल करते हुए निक ने अपनी नज़र घुमाकर रसोई की तरफ देखा और रॉकी ने उसे बताया, आज आशी खीर बना रही है। तभी आशी मुस्कुराते हुए अपने हाथ में खीर की ट्रे लेकर डाइनिंग हॉल की तरफ आने लगी। कृष्ण ने आशी को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि आशी ने इस वक्त रेड कुर्ती विद वाइट चूड़ीदार पहन रखा था और अपने दुपट्टे को एक कंधे से के ऊपर सेट कर रखा था। खुले बाल, माथे पर बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर लाइट पिंक लिप बाम, आंखों में गहरा काजल, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल। बिल्कुल टिपिकल भारतीय लड़की, हमेशा की तरह खूबसूरत और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए। क्रिस चाहकर भी अपनी नज़र आशी से हटा नहीं पा रहा था। उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा था। तभी आशी डाइनिंग टेबल पर ट्रे को रखते हुए बड़े प्यार से बोली, तो साहिबान कदरदान, पेश है आप लोगों के सामने आशी के हाथों की बनी मीठी खीर। खाइए और बताइए कैसी बनी है। आशी ने सभी को एक एक कटोरी खीर परोसी। तभी रॉकी उस खीर की खुशबू को अपनी सांसों में उतारते हुए बोला, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आई एम श्योर कि बहुत टेस्टी भी होगा। तुम्हें पता है क्रिश, आशी बहुत अच्छा खाना बनाती है। यस आई नो, शी कुक्स वेरी वेल। क्रिस के मुंह से फ्लो में निकल गया। तभी रॉकी हैरान होते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? तुमने कभी उसके हाथों का खाना खाया है क्या? तुम ही ने तो उस दिन कहा था ना कि यह बहुत अच्छा खाना बनाती है, और अभी भी खाने से अच्छी खुशबू आ रही है, बस इसलिए अंदाज़ा लगा लिया। क्रिस किसी तरह बात को संभालता है।
लेकिन आसी ने मुंह बनाते हुए अपने आप से कहा, झूठा कहीं का, मेरे हाथों से न जाने कितनी बार खाना खा चुका है और बहाने ऐसे बना रहा है जैसे पता ही नहीं है। अच्छा होता मैं इसकी खीर में चीनी की जगह मिर्ची डाल देती। वैसे ही इतना कड़वा है, इसे तो मिर्ची का फर्क भी नहीं पड़ेगा। सड़ू कहीं का, खड़ूस, बदतमीज, अकड़ू, साइको कहीं का। आसी मन ही मन क्रिस को न जाने कितनी ही गालियां दे चुकी थी। तभी आसी मुस्कुराते हुए निक के आगे खीर की कटोरी करते हुए उसे खिलाने की कोशिश करने लगी कि तभी क्रिस ने आसी का हाथ पकड़ लिया और यह देखकर एक पल के लिए आसी हैरान रह गई। उस दिन के बाद पहली बार आसी और क्रिस की नज़र ने एक दूसरे से मिली। कुछ पल यूं ही रहने के बाद क्रिस को अचानक महसूस हुआ कि वह क्या कर रहा है और उसने आसी का हाथ छोड़ दिया। तभी आसी भी क्रिस को थोड़ा गुस्से में घूरते हुए बोली, क्या हुआ, तुमने मुझे रोका क्यों? क्योंकि निक वह नहीं खा सकता, इसमें शुगर है और शुगर निक के लिए मना है। इसे हटाओ यहाँ से। यह सुनकर आसी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए क्रिस से कहा, अगर ऐसा है तो निक यह खा सकता है क्योंकि इसमें मैंने शुगर फ्री डाल रखा है जो निक को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। इनफैक्ट आप लोगों के लिए भी यह बेस्ट है। आई नो आप लोग सेलिब्रिटी हैं और आप लोगों को अपनी डाइट का ख्याल रखना होता है। आसी एक बार फिर निक को खीर खिलाने लगती है। तभी रॉकी ने मुस्कुरा कर पूछा, वाह आशी, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्योंकि रॉकी, किसी ने कभी मुझे कहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, पर मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। निक को कुछ भी खिलाने से पहले मैंने इसके डाइट इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया है। यह बात कहते हुए आसी के चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन थे। क्रिस अच्छे से समझ रहा था कि आसी उसी के ऊपर टॉन्ट कस रही है। अब आसी ने निक को खीर खिलाते हुए मुस्कुरा कर पूछा, कैसा लगा निक, अच्छा है ना? निक ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी पलकें झुकाकर हाँ में जवाब दिया। उसके चेहरे के भाव अभी बिल्कुल नॉर्मल थे। आसी ने बाकी कटोरियां जिनमें खीर थी वह ट्रे उठाकर लिली को देते हुए बोली, यह आपके और सभी गार्डों के लिए है। लिली उस ट्रे को लेते हुए थोड़ा परेशानी में बोली, बट मैडम, मैं कैसे जा सकती हूँ? आई मीन लिटिल मास्टर को अभी ब्रेकफास्ट कराना है। आप चिंता मत कीजिए, मैं निक को देख लूँगी। आप एंजॉय कीजिए, वरना खीर ठंडी हो जाएगी तो टेस्ट नहीं आएगा। आशी की बात सुनकर लिली ने एक नज़र क्रिस को देखा और उसके ऑर्डर का वेट करने लगी। लिली को थोड़ा घबराया हुआ देखकर आशी क्रिस को घूरने लगी। क्रिस चुपचाप सभी को इग्नोर करते हुए अपना सर नीचे करते हुए खा रहा था। उसने बिना किसी की तरफ देखे सर हिलाकर हाँ में ऑर्डर दे दिया। क्रिस का इशारा देखकर लिली वहाँ से ट्रे लेकर चली गई। तभी वहाँ राका के साथ लिंडा हॉल में दाखिल होती है और दोनों ही ये क्रिस के बगल में डाइनिंग टेबल के सामने खड़े हो जाते हैं। लिंडा ने इस वक्त ग्रे कलर की वन पीस नी लेंथ से भी छोटी ड्रेस पहन रखी थी, बालों को साइड करके खुला छोड़ रखा था, कानों में बड़े बड़े ईयर रिंग ब्लैक जो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा था। लिंडा एक अमेरिकन थी, उसकी अमेरिकन वाइट फेयर स्किन पर यह ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी। वह बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने बालों को अपने हाथों से बार बार पीछे कर रही थी और बड़ी ही अदा के साथ क्रिस के बगल में खड़ी थी। आशी अपनी तिरछी निगाहों से लिंडा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी। लिंडा को क्रिस के बगल में खड़े देखकर आशी को बुरा तो लग रहा था, पर उसने इस फीलिंग को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया और उसने क्रिस को भी पूरी तरह इग्नोर किया। लिंडा का ध्यान जैसे ही आशी पर गया वह हैरान रह गई क्योंकि क्रिस ने डाइनिंग टेबल पर आज तक राका के अलावा किसी भी बाहर वाले को बैठने की इजाज़त नहीं दी। यहाँ तक कि लिंडा भी आज तक इस डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठी थी। वह अचानक एक अनजान लड़की को देखकर क्यूरियस होते हुए बात को घुमाकर रॉकी से बोली, हे कैसे हो रॉकी, और यह कौन है? क्या यह निक की नई केयरटेकर है? यह सुनकर क्रिस ने लिंडा के चेहरे की तरफ देखा। तभी रॉकी ने जवाब दिया, ना ना, यह मेरी दोस्त है आशी। राका भी आशी को बड़े गौर से देख रहा था क्योंकि आज तक उसने आशी के बारे में लोगों से इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी और ज़्यादा से ज़्यादा उसने सिर्फ आशी की फ़ोटो देखी थी, लेकिन आज अपने सामने वह आशी को देखकर हैरान रह गया। दरअसल वह खुद बहुत क्यूरियस था उस लड़की को देखने के लिए जिस पर उसके ड्रैगन किंग ने अपना दिल हारा है।
और इतना ही नहीं बल्कि दोनों भाइयों के दिल में वह लड़की उतर गई है। उधर एक माफिया का बेटा इसी लड़की के चक्कर में आज कोमा में पड़ा है। इस लड़की में कुछ तो खासियत होगी। राका ने आसी को देखा कि उसके चेहरे पर सिर्फ सादगी और मासूमियत है। इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस और खुले बालों में वह बहुत ही खूबसूरत लग रही है और इस वक्त वह क्रिश और निक के बगल वाली कुर्सी पर बैठकर निक को खाना खिला रही है। क्रिस जो नीचे सर झुकाकर अपना खाना खा रहा था, सभी को इग्नोर कर रहा था, राका की नज़रों की तपिश आसी पर महसूस कर चुका था और अब उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थीं। उसने बिना राका की तरफ देख दांत पीसते हुए अपने फोग को टेबल पर झटके से मारकर कठोर शब्दों में लगभग गरजते हुए कहा, हर इंसान को जिंदा रहने के लिए अपनी आंखों और जुबान पर कंट्रोल होना चाहिए। क्रिस के अचानक ऐसे गुस्सा करने से रॉकी, आसी और लिंडा सभी हैरानी से क्रिस की तरफ देखने लगे क्योंकि उन्हें क्रिस के गुस्सा करने का मोटिव समझ नहीं आया। लेकिन राका क्रिस की बात को बहुत अच्छे से समझ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वह झटके से अपनी नज़र नीचे करके अपने हाथों को बांधकर साइड में खड़ा हो गया। अब क्रिस ने दोबारा ब्रेकफास्ट करते हुए बिना राका और लिंडा की तरफ देखकर पूछा, काम हो गया? यस किंग, हो गया, राका ने लड़खड़ाते शब्दों में कहा। तभी आसी ने धीरे से रॉकी की तरफ झुककर दबी आवाज़ में पूछा, यह लोग कौन हैं और यह लोग साइको जी से इतना डर क्यों रहे हैं? यह लिंडा है, क्रिस की सेक्रेटरी, और यह राका है, क्रिस का सबसे भरोसेमंद साथी और हमारा दोस्त, हमारे लिए बिल्कुल हमारे भाई जैसा है। रॉकी ने भी धीमी आवाज़ में जवाब दिया, अगर भाई की तरह है तो साइको इस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? प्यार से भी तो बात कर सकते हैं, आसी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रॉकी बोला, क्योंकि वह ऐसा ही है, सिर्फ तुम उससे नहीं डरती वरना यहाँ सब की बैंड बजी रहती है। मैं तो खुद हैरान हूँ वह तुम पर गुस्सा क्यों नहीं करता, क्योंकि तुम उसके साथ जिस तरह से बातें करती हो, कोई और होता तो उसने अब तक उससे 4 बार गोली मार दी होती। यह सुनकर आसी ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, उसे गोली मारने की ज़रूरत नहीं है, वह अपने मुंह से ही इतनी गोलियां मार देता है कि पूछो मत, सड़ू कहीं का। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ तुम सच में उसके भाई हो भी या नहीं। कहाँ वह चलता फिरता आइटम बॉम्ब है और कहाँ तुम इतने स्वीट और केयरिंग। आसी की इस बात पर रॉकी मुस्कुरा दिया। तभी आसी के दिमाग में कुछ ख्याल आया और उसने राका की तरफ देखते हुए कहा, अरे आप लोग खड़े क्यों हो, बैठिए ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करिए, कब तक खड़े रहोगे? आसी की बात सुनकर राका ने हैरान होते हुए एक पल आसी को देखा और बोलता है, नो नीड टू वरी मिस, हम ठीक हैं, आप लोग ब्रेकफास्ट कीजिए। इस पर आसी ने मासूमियत से अपनी टिमटिमाती आंखों से राका को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे ऐसे कैसे जी, अच्छा थोड़ी ना लगता है, हम लोग खा रहे हैं और आप लोग खड़े हैं, बैठिए ना राका भैया, थोड़ा सा खा लीजिए। भैया? आपने मुझे भैया कहा मैडम? राका हैरानी से आसी को अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा था। क्रिस और रॉकी के चेहरे के भी सेम एक्सप्रेशन थे। उन तीनों को अपने आप को इस तरह घूरते हुए देखकर आसी ने मासूमियत से बारी बारी सभी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट, मैंने कुछ गलत कहा क्या? रॉकी ने मुझे बताया कि आप उनके भाई जैसे हो, तो उस हिसाब से आप मेरे लिए भी भाई जैसे हुए ना। बैठिए ना राका भैया, हमारे इंडिया में पूरी फैमिली साथ बैठकर खाना खाती है। आज मैंने खीर बनाई है, टेस्ट करके बताइए कैसी है। आसी की बात सुनकर कृष्ण ने एक ठंडी सांस लेते हुए उसे इग्नोर किया, क्योंकि वह इस लड़की की बचकानी हरकतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। आसी की बात सुनकर राका ने एक नज़र क्रिस को देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसने धीरे से सिर हिला दिया, जिसे देखकर राका और लिंडा एक चेयर पर बैठ गए और आसी ने अपने हाथों से उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व किया। राका ने खीर खाते हुए आसी की तारीफ की और लिंडा इस बात पर गौर कर रही थी कि आसी इस फैमिली को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रही है। इतना ही नहीं, वह लगातार बचकानी बातें कर रही है, लेकिन क्रिस उसे कुछ नहीं कह रहा है, जबकि किंग के आगे बोलने की हिम्मत रॉकी भी नहीं करता। लिंडा निक की बॉन्डिंग भी आसी के साथ देखकर
देख रही थी। निक, जो कभी राका को भी नज़र उठाकर नहीं देखता था, वह आशी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। धीरे धीरे राका भी आशी को समझने लगा था कि वह सचमुच बहुत मासूम है और ऐसी लड़की के प्यार में कोई कैसे ना पड़े। आशी लगातार अपना मासूम चेहरा लेकर इधर उधर की बचकानी बातें कर रही थी और बड़े ही प्यार से निक को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए दूसरे हाथ से टिश्यू पेपर से उसके चेहरे को लगातार साफ कर रही थी। वह रॉकी से भी काफ़ी घुल मिल रही थी। यह सब देखकर लिंडा को आशी से काफ़ी जलन होने लगी थी। हालांकि औरतें यह वाली फीलिंग अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती हैं। सभी का ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया और आशी मुस्कुरा कर राका और रॉकी से बोली, भाई मेरी और निक की तो अति हो गई, अब हम दोनों तो चले। राका भैया, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप बिल्कुल रॉकी की तरह स्वीट हैं, खड़ूस लोगों की तरह नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं और निक तो चले। हॉल में बैठे सभी लोग आशी के टॉन्ट को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिश ही ज़्यादा कठोर था। यह सुनकर राका को तो खांसी आने लगी थी, लेकिन बेचारा किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। लिंडा को भी आशी की बात सुनकर झटका लगा। कोई कैसे क्रिश के मुंह पर ही उसे खड़ूस बोल सकता है। और रॉकी ने तो अपना माथा पीट लिया। एक दिन यह लड़की क्रिश के हाथों मरेगी। लेकिन आशी, उसने लगभग सभी के फेशियल एक्सप्रेशन को इग्नोर किया और मुस्कुराकर निक से बोली, चलो निक। आशी निक की व्हीलचेयर को धक्का देकर अपने साथ ले गई। राका से रहा नहीं गया और उसने रॉकी से कहा, शी इज़ रियली क्यूट एंड केयरिंग, और इसकी बॉन्डिंग भी निक के साथ काफ़ी अच्छी हो गई है। मैंने आज पहली बार निक को तुम दोनों के अलावा किसी और के साथ कंफर्टेबल देखा है। यस इट्स ट्रू, वह सचमुच बहुत प्यारी है, रॉकी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। इस वक्त उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। तभी अनजाने में ही राका ने मुंह से निकल गया, ध्यान देना कहीं तुम लोगों की तरह निक को भी उससे प्यार ना हो जाए। यह सुनते ही क्रिस के हाथों से फॉक नीचे गिर गया और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसका चेहरा डार्क होने लगा था, जिसका अंदाज़ा अब राका को भी हो गया। लिंडा भी राका की बात सुनकर हैरान थी। कुछ पल के लिए हॉल में सन्नाटा पसर गया। तभी रॉकी ने हैरानी से राका से पूछा, हम लोगों की तरह से क्या मतलब है तुम्हारा? राका, क्या मेरे अलावा भी कोई उसे पसंद करता है? इस पर राका ने अपनी बात को संभालते हुए कहा, ना ना, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब था, वह इतनी स्वीट है और कॉलेज में पढ़ती है, तो उसके आगे पीछे लड़कों की लाइन लगी होगी, बस और कुछ नहीं। राका की बात रॉकी को काफ़ी अच्छी लगी और लिंडा भी राका को घबराते हुए देख रही थी। इससे पहले वह लोग कुछ कह पाए, क्रिस झटके से अपनी कुर्सी से उठा और बिना राका की तरफ देखे कोल्ड वॉइस में बोला, राका मेरे साथ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट काम है। यस किंग, बोलकर राका तुरंत उठा और मन ही मन, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है आज तो मैं गया, प्लीज़ मुझे बचाओ, बोलकर राका घबराते हुए क्रिस के पीछे पीछे जाने लगा। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। लिंडा अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे रॉकी से बात करने की कोशिश कर रही थी। वह आशी के बारे में और भी जानना चाहती थी। तभी रॉकी को किसी का कॉल आया और वह लिंडा से प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहाँ से चला गया। ड्रैगन किंग का अड्डा क्रिस और राका अपनी सीक्रेट अड्डे पर आए। इस वक्त वहाँ सिर्फ राका और क्रिस था। राका डर के मारे क्रिस के सामने खड़ा था और क्रिस उस पर गरजते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे थे तुम वहाँ? तुम्हें कब क्या कहना है, इस बात का सेंस नहीं है क्या? तुम्हारी जुबान से वह शब्द निकल कैसे गए? सॉरी किंग, गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, राका ने घबराते हुए कहा। गलती हो गई? इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकते हो? तुम छोटे बच्चे नहीं हो राका, जो तुम्हें सिखाया जाए कि कब क्या बोलना चाहिए। तुम एक माफिया लीडर के राइट हैंड हो। मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, अपनी आँखों और जुबान को कंट्रोल में रखो। तुम जानते हो, आज तुमने जो किया उसके कारण रॉकी को हम पर शक हो सकता है और मैं उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। राका का सर झुका हुआ था। क्रिस खुद को थोड़ा कंट्रोल करके फिर बोला, यह तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, पर आज के बाद कोई गलती हुई तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा।
आई एम सॉरी किंग, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन क्या मैं आपसे एक दोस्त होने के नाते कुछ कह सकता हूँ? राका ने झुके हुए सर के साथ बड़े ही पोलाइट तरीके से पूछा। कहो, कृष्ण ने बोला। मैं जानता हूँ आप अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बात जब मोहब्बत की आती है तो मोहब्बत पर किसी का जोर नहीं चलता। आप अपने प्यार को सेक्रीफाइस करके अपने भाई को देना चाहते हो, लेकिन यह करने से पहले आपने यह जानने की कोशिश की कि वह लड़की क्या चाहती है। मेरे ख्याल से आपको एक बार उस लड़की की फीलिंग भी समझनी चाहिए, क्योंकि बात जब प्यार की हो तो फीलिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, वह लड़की बहुत स्वीट और केयरिंग है। वह आपके चेहरे पर स्माइल ला सकती है। आपने आज तक अपने भाइयों के लिए खुद को सेक्रीफाइस किया है, अपनी खुशियाँ, अपनी नींद, सब कुछ उनके लिए इग्नोर कर दिया है। पर अब अपने बारे में भी तो सोचिए, आपको भी तो मुस्कुराने का हक है, खुशियों का हक है। प्लीज़ आप इस बारे में रॉकी से शटअप, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया। खबरदार, आज के बाद यह बात दोबारा अपने मुंह से निकाली। कृष्ण ने उंगली दिखाकर राका को वार्न किया। राका ने अपना सर एक बार फिर झुका लिया। क्रिस उस अपने हाथ कमर पर रखकर बोला, तुम्हें किसने कहा कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ? मैं ड्रैगन किंग हूँ, एक हार्टलेस क्रूअल मॉन्स्टर। मेरे सीने में ना दिल है ना कोई फीलिंग। मैं उस लड़की की तरफ सिर्फ अट्रैक्ट हुआ था, बाकी सभी गर्ल्स की तरह। और वह लड़की इस वक्त मेरे घर में सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा भाई उसे पसंद करता है। उसके आगे मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है, समझे? इसलिए अपने दिमाग से फालतू की बातें निकाल दो और जाओ और जो काम दिया है वह करो। आज ड्रग्स की डील होने वाली है, कोई भी गलती ना होने पाए, कहकर क्रिस वहाँ से पड़े एक बॉक्स को गुस्से में लात मारकर वहाँ से चला गया। राका उसे जाता हुआ देखता रह गया। क्रिस के जाने के बाद राका ने अपने आप से कहा, क्रिस झूठ बोल रहे हो। क्रिस, तुम्हारी आंखों में मैंने उस लड़की के लिए प्यार और दर्द का एहसास देखा है। मैंने सिर्फ कुछ पल उसे घूर के क्या देख लिया तो तुम्हें तन बदन में आग लग गई थी, जबकि रॉकी ने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ उसी पर रहता है, उसकी पल पल की खबर रहती है। तुम्हें किंग के आगे किसी की जुबान नहीं खुलती, लेकिन वह लड़की, उस लड़की की बातें सुनकर तुम्हारा चेहरा खिला रहता है। राका ने एक लंबी सांस भरी और मन ही मन बोला, मैंने सब ध्यान दिया था कृष, भले ही तुम कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उसकी बचकानी बातें सुनकर तुम्हारा मूड फ्रेश हो लग रहा था। तुम्हारी आंखों की चमक को मैंने देखा था, जिसे तुम चाहकर भी छुपा नहीं पाए। आई होप कि तुम जल्द से जल्द अपने दिल की बात सुनो, इससे पहले कि तुम अपने ही हाथों अपने प्यार को खुद से दूर कर दो। यही सब सोचता हुआ राका एक ठंडी सांस लेकर वहाँ से चला गया। शाम लगभग 6 बजे आशी गार्डन में निक के साथ ड्राइंग करते हुए उसे चुटकुले सुना रही थी। तभी अचानक वहाँ बारिश शुरू हो गई। बारिश को देखकर लिली जल्दी से निक को वहाँ से लेकर जाने लगी। तभी आशी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कहाँ ले जा रही है? आप इसे मत ले जाइए, इसे भी बारिश को एंजॉय करने दीजिए मेरी तरह। लिली हैरान होते हुए बोली, यह कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम? लिटिल मास्टर अगर बारिश में भीग गए तो वह बीमार पड़ जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। किंग को पता चला तो हमारी खैर नहीं। इस पर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आप साइको से डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। फिर आशी ने घुटनों के बल निक के पास बैठकर मुस्कुराते हुए बोली, निक आज हम नेचर को फील करेंगे, ओके? देखो बिल्कुल ऐसे, कहकर आशी ने निक को दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाकर बारिश की बूंदों को उसके हाथों और चेहरे पर फील कराया। निक के लिए यह काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि आज तक उसने बारिश की बूंद को फील नहीं किया था। शुरू में यह उसे गंदा लग रहा था, लेकिन आशी जब हंसती मुस्कुराती बारिश में नाच रही थी तो यह देखकर निक को भी अच्छा लगने लगा। अब निक के चेहरे पर भी हल्की हल्की मुस्कान आने लगी। आशी मोबाइल में एक गाना प्ले करके बारिश में डांस कर रही थी। चक धूम धूम चक धूम धूम, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम, चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम।
आसी प्यारा सा मुंह बनाकर निक के सामने डांस कर रही थी और बहुत क्यूट लग रही थी। उसे देखकर निक भी बहुत खुश हो रहा था। आसी डांस करते हुए निक के पास आई और उसके अच्छे आगे पीछे घूमकर डांस कर रही थी। आसपास खड़े बॉडीगार्ड और लिली भी उन लोगों को खुश देखकर मुस्कुरा रहे थे। लिली पहली बार निक को इतना खुश देखकर उसकी वीडियो बनाने लगी। इस वक्त निक के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। देखते ही देखते आसी और निक बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। आसी निक की व्हील चेयर को पकड़कर पीछे से डांस कर रही थी और बारिश में भीगते हुए खेल रही थी। लेकिन तभी अचानक आसी का पैर फिसल गया और आसी खुद को संभाल नहीं पाई। इस वक्त वह लोग गार्डन के ऊंचे एरिया पर थे। आसी के कदम लड़खड़ा गए और उसके हाथों से निक की व्हील चेयर छूट गई। यह देखते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। आसी नीचे गिर गई और उसके हाथों पर चोट और खरोंच लग गई। निक की व्हील चेयर लुढ़कते हुए ग्राउंड के नीचे एरिया पर जाने लगी, जो देखकर आसी जल्दी से उठकर खड़ी हुई और निक के पीछे दौड़ी। गार्ड भी उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़े, लेकिन निक की व्हीलचेयर काफ़ी तेज़ी से नीचे लुढ़क रही थी। उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया। निक भी काफ़ी डर चुका था। वह खुद को बचाने के लिए हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसके हाथों और पैरों में थोड़ी मूवमेंट भी हुई, क्योंकि डर के मारे निक के दिमाग को थोड़ा झटका लगा था। वहाँ मौजूद सभी लोगों के पसीने छूटने लगे थे। अगर निक को कुछ भी हुआ तो सब की जान जाएगी। आसी ने देखा कि निक बहुत जल्दी नीचे गिरने वाला है। यह देखकर उसने गार्डन की दूसरी साइड से शॉर्टकट लेते हुए नीचे की तरफ जंप लगा दी, जिसके कारण आसी धड़ाम से नीचे गिरी और उसके हाथों और पैरों में काफ़ी चोट लग गई। आसी ने उसे बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह अपने सीने से लगा लिया था। इस वक्त दोनों ही डरे हुए थे। निक को सिर्फ छोटी मोटी खरोंच ही आई थी, लेकिन आसी को बहुत चोट लगी थी। डर के मारे निक बेहोश हो चुका था। जल्दी से गार्ड और लिली ने आकर दोनों को संभाला। एक गार्ड ने जल्दी से क्रिस को कॉल किया। रॉकी को भी कॉल लगाया गया, पर इस वक्त उसने कॉल रिसीव नहीं किया। क्रिस को खबर मिलते ही क्रिस जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकला, क्योंकि गार्ड्स आसी और निक को अस्पताल ले गए थे। आसी की बैंडेज हो चुकी थी, लेकिन उसे सिर्फ निक की ही चिंता थी। वह ना जाने कितनी ही बार डॉक्टर से निक के बारे में पूछ चुकी थी। थोड़ी ही देर में क्रिस भी अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर ने क्रिस को बताया वह सदमे के कारण बेहोश हो गए हैं। उन्हें इंजेक्शन दिया गया है, शायद सुबह तक होश आ जाएगा। छोटी मोटी खरोंच आई है, बाकी टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिया गया है। सुबह तक सभी रिपोर्ट आ जाएगी, तभी बताया जा सकता है कि अंदरूनी कोई चोट लगी है या नहीं। खैर, सबके जाने के बाद क्रिस गुस्से में डार्क चेहरे के साथ अपने गार्ड्स और लिली पर गरजते हुए बोला, कैसे हुआ यह सब? आखिर तुम लोगों का ध्यान कहाँ था? इतना बड़ा एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? तुम सबको अब उसकी सज़ा मिलेगी। सज़ा का नाम सुनते ही लिली डर के मारे बोली, सॉरी किंग, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने मैडम को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं मानी और यह सब हो गया। मैडम, क्या किया था उसने? क्रिस ने एक खौफनाक चेहरे के साथ गुस्से में घूरते हुए पूछा। लिली ने डर के मारे आसी के आज तक के जो भी निक के साथ किया था सब बता दिया, जिसे सुनने के बाद क्रिस का चेहरा हद से ज़्यादा सख्त और आंखों में गुस्से में लाल होने लगी। उसकी मुट्ठियां कस गईं और वह बिना एक पल रुके आसी के वार्ड की तरफ चल पड़ा। आसी, जो इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी, अपने सामने क्रिस को देखकर परेशान होते हुए बोली, साइको जी, निक कैसा है? वह ठीक है ना? हाँ ठीक है, ही इज़ परफेक्टली फाइन। क्या हुआ? सुनकर टेंशन हो गई? क्रिस झटके से आसी के सॉफ्ट गालों को अपने कड़क हाथों से पकड़कर प्रेस करते हुए दहाड़ते हुए बोला, क्या हुआ? सुनकर टेंशन हो रही है? तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तुमने तो उसे मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को तकलीफ़ देने की, उसे चोट पहुंचाने की? तुमने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रिस के इतना कस के पकड़ने से आसी के चेहरे पर दर्द होने लगा था। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। आसी ने मासूमियत से रोते हुए क्रिस को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, साइको छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है।
तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कहते हुए आसी अपने नन्हे नन्हे हाथों से क्रिस की पकड़ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वह नाकामयाब हुई। क्रिस तो जैसे कुछ सोचने और समझने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने जोरदार झटके से आसी के चेहरे को छोड़कर उसे उसकी बाजू से कस के पकड़कर लगभग घसीटते हुए बेड से खींचकर बाहर ले जाते हुए कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार डालूं, कहीं चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। खबरदार जो मेरे सामने दोबारा आई, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी तुम। आसी को अपने विंडेज लगे घायल हाथों और पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। वह रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया साइको, सच्ची कह रही हूँ। कान्हा जी की कसम, मुझे एक बार निक से मिलने दो, वह तुम्हें सच बताएगा। सच्ची साइको, मेरी बात तो सुनो साइको जी। शटअप, जस्ट शटअप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला तो जान से मार डालूंगा। मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम पर एहसान किया, लेकिन तुमने क्या किया, मेरे ही भाई को मारने की साजिश। आज तुम जिंदा सिर्फ इसलिए कर जा रही हो क्योंकि तुमने कभी मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, चली जाओ यहाँ से। कहते हुए क्रिस आसी के हाथों को पकड़कर उसे अस्पताल के बाहर फेंकते हुए गुस्से में वार्निंग देते हुए कहा, खबरदार जो लौटकर कभी वापस आई और अपना यह घटिया चेहरा दिखाया तो चली जाओ यहाँ से। आसी अपने निचले होठ को बाहर निकालकर मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोली, साइको जी सुनो तो यार, मैं कहाँ जाऊँगी, अंधेरा हो गया है, मुझे डर लगता है। तुम मुझे सुबह भेज देना, मैं अभी नहीं जाऊँगी, बाहर भूत होगा, प्लीज़ साइको। हाथ में पट्टी लगने के कारण वह अपनी बाजू से अपने आंसू पोंछते हुए कह रही थी। आसी को इतनी मासूमियत से रोते हुए देखकर आसपास खड़े गार्डों को भी दया आने लगी, लेकिन इस वक्त आसी के सामने जो इंसान खड़ा था उसके दिल में दया नाम की चीज़ नहीं थी। जब उसके भाइयों पर आ जाती है बात तो वह एकदम पागल सा हो जाता है। क्रिस आसी के मासूम चेहरे को इग्नोर करते हुए सख्त आवाज़ में बोला, खबरदार जो अपने मुंह से एक शब्द और निकाला, बाहर के भूत से भी ज़्यादा खतरनाक इस वक्त मैं हूँ। अगर तुम मेरे सामने 2 मिनट और रुकी तो मैं नहीं जानता मैं क्या कर जाऊँगा। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से। बोलकर कृष्ण ने आसी को जोर से धक्का दिया, जिसके कारण आसी खुद को संभाल नहीं पाई और फर्श पर जा गिरी। आसी के हाथों और पैरों के जख्मों में और भी दर्द होने लगा। इतना ही नहीं, उसका माथा जमीन से जाकर टकराया, जिसके कारण उसके माथे से खून बहने लगा। क्रिस आसी की तरफ देखने के बिना हॉस्पिटल के अंदर चला गया। आसी ने अपने माथे को छुआ तो उसके हाथों पर खून लग गया और वह जोर जोर से रोते हुए बोली, खून खून। आसी, खून निकल गया, चोट लग गई, साइको ने आसी को मारा, सब गंदे हैं, सब आसी को मारते हैं, कोई आसी से प्यार नहीं करता। पहले युवान ने मारा, फिर साइको ने मारा, सब गंदे हैं, अब आसी किसी के पास नहीं रहेगी। माँ पापा कहाँ हो आप, देखो सब आसी को मारते हैं, यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, मुझे बाबा के पास जाना है। आसी रोते हुए धीरे धीरे वहाँ से उठकर बाहर सड़क की तरफ जाने लगी। आसी यूं ही आंसू बहाते हुए आगे की तरफ चल रही थी। रात का घना अंधेरा, सुनसान सड़क जिसे देखकर आसी को डर लग रहा था। हवाएं चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे। आसी कान्हा जी को याद करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे हाथों पैरों और दिल में भी दर्द हो रहा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, माथे से खून बह रहा था। सुनसान सड़क पर 18 साल की मासूम लड़की जिसने दुनिया को ज़्यादा देखा नहीं, उसके पास मोबाइल नहीं है, ना ही फैमिली का ठिकाना है। अगर आसी इस वक्त यहाँ से गायब हो जाए तो शायद कोई होगा भी नहीं जो उसे ढूंढे। यही सोचते हुए उसे महसूस हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। आसी ने झटके से पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। कौन है, सामने आओ। नहीं नहीं, मत आओ, मुझे डर लगेगा, कहकर आसी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। लेकिन एक बार फिर आसी को महसूस हुआ कोई उसके पीछे चल रहा है। आसी डर के मारे अपने दोनों हाथों को सीने के पास लगाकर धीरे धीरे सुबक सुबक कर रोते हुए कान्हा जी को याद करते हुए आगे बढ़ रही थी। मैं किधर जाऊं, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं हूं कहाँ, फ़ोन भी नहीं है, समर को कॉल कैसे करूं, समर के अलावा तो मुझे किसी का नंबर भी याद नहीं है। अगर मुझे चोर या भूत ने पकड़ लिया तो मैं क्या करूंगी। अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए आसी जोर जोर से रोने लगी। तभी आसी को महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है। डर के मारे आसी ने
सूखे गले को तर करने के लिए एक खाली घूंट भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ घूम कर देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसके पैरों के पास एक छोटू सा क्यूट सा डॉग था जो आसी के पीछे पीछे दुम हिलाता हुआ चल रहा था। उस डॉगी को देखकर आसी उसके पास घुटनों के बल बैठकर बोली, अरे छोटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? तुम खो गए हो क्या? क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? आसी की बात सुनकर वह पप्पी आवाज़ निकालते हुए अपनी पूँछ हिलाने लगा। आसी उस पप्पी को लेकर आसपास उसकी फैमिली को देखने लगी, लेकिन उसकी फैमिली उसे नज़र नहीं आई। फिर आसी ने उसके सिर पर बड़ी ही मासूमियत से हाथ फेरते हुए कहा, लगता है तुम भी मेरी तरह अपनी फैमिली से बिछड़ गए हो। तुम भी मेरी तरह अनाथ हो क्या? तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। आज से मैं तुम्हारी मम्मी, ठीक है? तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मुझे बताना। तुम्हें पता है आसी, थोड़ी देर पहले मेरे पास एक घर था, लेकिन साइको ने मेरी बात सुने बिना ही मुझे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया। और देखो, मुझे चोट भी लग गई, खून भी आया, पर उसने मुझे देखा भी नहीं। मैंने निक को नहीं मारा था। सच्ची साइको जी ने प्रॉमिस किया था वह मुझे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। पर मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। अभी हम दोनों यहीं सड़क पर एक कोने में बैठ जाते हैं, ठीक है? मुझे रात को अंधेरे से डर लगता है, लेकिन अब तुम हो ना मेरे साथ, हम लोग यहीं बैठ जाते हैं। कहकर आसी सड़क के किनारे पर एक कचरे के डिब्बे के पास बैठ गई। रात का वक्त, ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। आसी के कपड़े गीले थे, उसे ठंड लग रही थी। वह कोने में एक जगह बैठी हुई थी और उस पप्पी को अपने सीने से लगाकर वहीं कोने में छुपकर वो सुबह होने का इंतजार कर रही थी। देखते ही देखते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। वह इस बात से अनजान थी कि कोई काली परछाई उसका पीछा कर रही है। आसी को देखकर उसकी आंखों में आंसू थे। आसी ठंड से कांप रही थी। उस शख्स ने अपना जैकेट उतारकर आसी को ढक दिया और नम आंखों के साथ उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे एकटक देखने लगा। आसी को नींद में ही किसी के गर्म हाथों का एहसास हुआ, जिसे महसूस कर उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। आखिर कौन आया था आसी के पास? अब क्या होगा आसी के साथ? पढ़ते रहिए और सुनते रहिए क्रिस और आसी की मज़ेदार कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।